हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिज़िक्स क्लास 12 की और चैप्टर देख रहे हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। और लास्ट टाइम हमने देखा था न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में और आज मैं बात करूँगा न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन क्या होती है कि इसमें हम जो नाभिक लेते हैं, दो हल्के नाभिकों का चयन करते हैं और उससे एक भारी नाभिक का निर्माण होता है और उससे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय संलयन का हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो देखिए, नाभिकीय संलयन में क्या होगा कि दो हल्के नाभिक होंगे और ये अधिक द्रव्यमान संख्या के नाभिक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब देखिए, जो नाभिकीय संलयन था, ये नाभिकीय संलयन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि संलयन के लिए हमें जो नाभिकों को पास लाना होगा, जो कि क्या है कि नाभिकीय बल की परास में नहीं है। यानी कि दो नाभिकों को, इनके बीच में कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है। तो इस प्रबल बल के विरुद्ध हमें इनको पास लाएंगे। पास लाने के लिए क्या चाहिएगी, हमें ऊर्जा चाहिएगी। और ऊर्जा किससे मिलेगी, इसके लिए हमें चाहिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कि 10⁶ से 8 केल्विन के बीच में। अब इतना टेम्परेचर पृथ्वी पे संभव नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है वो हम पृथ्वी पे संपन्न नहीं करा सकते। तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है वो पृथ्वी पर संभव नहीं है, क्यों? तो आप इसका रीज़न दे सकते हैं, क्योंकि जो इतना टेम्परेचर होता है वो पृथ्वी पर संभव नहीं है, इसलिए नाभिकीय संलयन पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो देखिए, ये जो नाभिकीय संलयन होती है वो कहाँ संभव होती है, यानी कि इतना टेम्परेचर हमें कहाँ मिलेगा कि जो सूर्य और हमारे तारे हैं वहाँ इतना टेम्परेचर होता है। तो जो सूर्य और तारे हैं, इनके पास रोशनी कहाँ से आती है, इन पे कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं और इन पे जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, उन सभी की हम व्याख्या कर सकते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो देखिए, नाभिकीय संलयन के लिए हमें जो ताप चाहिए वो कितना चाहिए, 10⁻⁹ लगभग 9 कोटि का। इसलिए इस अभिक्रिया को हम कह देते हैं ताप नाभिकीय संलयन। और ताप कितना चाहिए, 10⁹ केल्विन। अब देखिए, यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी ऊर्जा इन सूर्य तारों से उत्सर्जित होती है उतनी ही ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा पुनः निर्मित हो जाती है। यही कारण है कि जो सूर्य तारे हैं लगातार क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का विकिरित कर रहे हैं। अब देखिए, इसके लिए हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो मैं यदि एग्जाम्पल ले लूँ हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का, तो यहाँ देखिए हमारे पास ड्यूटेरियम के दो समस्थानिक है, 1s2 1s2। और इससे मेरे पास ट्राइटेरियम का एक नाभिक बन रहा है। ये मेरा है ट्राइटियम। अब इसकी वापस से मैं रिएक्शन कराता हूँ ड्यूटेरियम से। ये ड्यूटेरियम है, तो मेरे पास हीलियम नाभिक का निर्माण होता है, यानी कि 2He4 + 0N1। और जो ऊर्जा मुक्त होती है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो दोनों रिएक्शन हैं इनको मैं कंबाइंड रूप से लिखूँ तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, यानी कि जो पहली रिएक्शन है उसमें है मेरे पास 1s2 2 बार है, तो ये लिख लिया मैंने 1s2 इसमें मेरे पास 1s2 ये रहा। और देखिए, ये जो
1H3 है, ये इस 1H3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा, इधर मेरा 2He4 है, 1H1 है, प्लस 0N1 है, और यहाँ 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास यहाँ ऊर्जा प्राप्त हो गई। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे ड्यूटेरियम के कितने नाभिक हैं, 3 नाभिक हैं। 3 नाभिक ये संलेत होके ट्राइटेरियम के एक नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसमें हमारे पास कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, 21.6 ऊर्जा, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो देखिए कि ट्राइटेरियम से ड्यूटेरियम संलेत होकर हीलियम का नाभिक बनता है और ड्यूटेरियम के 3 नाभिक संलेत होकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। अब देखिए कि जो यूरेनियम का एक नाभिक है उसके विखंडन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होती है, बहुत कम होती है। और जबकि यदि हम 1 kg ड्यूटेरियम से प्राप्त संलयन ऊर्जा की इससे हम कंपेयर करें तो ये क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसलिए एक हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियो विघटन होता है उसके तुलना में जो संलयन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, ज़्यादा उपयोगी होती है। क्योंकि एक तो इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है संलयन से हमें, इसके अलावा मेरे पास उत्पाद के रूप में कोई रेडियो एक्टिव उत्पाद मेरे को प्राप्त नहीं होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो संलयन, जो मेरा संलयन होता है ये एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि मेरे पास कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ मेरे पास यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। और जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो नाभिक के विखंडन से अधिक प्राप्त होती है। तो वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए कि जो पृथ्वी पे महासागर है उसमें क्या है, ड्यूटेरियम का अथाह भंडार है। तो यानी कि हमने देखा कि ड्यूटेरियम से हीलियम नाभिक का निर्माण हो रहा है। और जब हमारे पास इसके इतने भंडार हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि संपोषी और जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाओं का उपयोग करा के यदि हम संलयन भट्टी का निर्माण कर लें, जैसे हमने नाभिकीय भट्टी का निर्माण किया था जिसमें विखंडन अभिक्रिया संपन्न होती थी, तो उसी तरह से हम संपोषी और नियंत्रित संलयन अभिक्रिया का उपयोग करके यदि संलयन भट्टी का उपयोग कर लें तो जो पृथ्वी की ऊर्जा समस्या का क्या हो सकता है, निराकरण हो सकता है। क्योंकि इससे बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए अब इसमें क्या समस्या आ रही है कि टेम्परेचर की, कि इतना टेम्परेचर संभव नहीं है। फिर भी जैसे वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, जो स्पंदन लेजर है जिससे लगभग 10⁸ केल्विन तक का टेम्परेचर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस टेम्परेचर को नियंत्रण करने की, संरोधन की क्या है, बड़ी समस्या है। क्योंकि देखिए कि जो संलयन अभिक्रियाएँ होंगी अधिक संख्या में होंगी तो इसके लिए क्या होगा कि जो इसमें काम आने वाले कण हैं उनका घनत्व क्या होगा, अत्यधिक होगा। और टक्करें क्या होंगी, अधिक होंगी। और तो हमें पता है कि जो उच्च ताप होता है उसमें जो मेरा ड्यूटेरियम है
वो कैसी अवस्था में होगा? आयनित अवस्था में होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जो पदार्थ की क्या होती है? चतुर्थ अवस्था होती है। अब देखिए उच्च ताप पर जो गर्म प्लाज्मा होगा कि उसको हम किसी पात्र में कैसे मेंटेन करेंगे, ये समस्या थी कि अगर ये पात्र की दीवारों में संपर्क आएगा तो ये अपनी अलग रिएक्शन कर लेगा। तो ये एक जटिल समस्या थी। तो जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तब तक नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या नहीं है? संभव नहीं है। तो ये आप से कुछ रीजन यदि पूछे जाते हैं कि जो पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संभव क्यों नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि जो ताप के नियंत्रण की समस्या है, इसके अलावा जिस पात्र में रखेंगे तो उसकी दीवारों में संपर्क आके अलग रिएक्शन कर सकता है। तो इसके ताप को नियंत्रण करने की सबसे बड़ी क्या है? समस्या है। अब देखिए फ़िलहाल जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो 2 विधियों पे काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में हम नाभिकीय संलयन भट्टी का निर्माण कर सकें और अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 2 विधियां हैं, एक तो चुंबकीय संरोधन है और एक जड़त्वीय संरोधन है। इसमें क्या होगा? देखो चुंबकीय संरोधन है, इससे एक युक्ति बनाई गई है जिसका नाम है टोकामेक, जिसके द्वारा 1 सेकंड के लिए 10 मेगावाट संलयन शक्ति क्या करी जा सकती है? प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कम टाइम के लिए। तो भविष्य में ऐसी संभावनाएं हैं कि वैज्ञानिक इसका समाधान देख रहे हैं कि जो नाभिकीय संलयन भट्टी का यदि निर्माण हो सके कि जिसमें हम नियंत्रित ताप नाभिकीय जो संलयन है उसको संपन्न करा सकें, तो बहुत जो नाभिकीय विखंडन होता है उसके तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कि जो सूर्य और तारों में अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है वो हम देख लेते हैं। कि देखो आपने देखा है सूर्य लाल होता है, ये लगातार क्या कर रहा है? ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। इतने साल ऊर्जा का उत्सर्जन करते हो गए इसे। तो देखो एक तो ये आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये ठंडा क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये लगातार ऊर्जा का विकिरण कर रहा है तो इसे क्या होना चाहिए? ठंडा पड़ना चाहिए। लेकिन ये वापस क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। तो देखिए नाभिकीय संलयन के बारे में आप एक बात ये भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ से कि अगर आपसे पूछ ले कि जो नाभिकीय संलयन है कि यदि मान लो कि 1 kg आपके पास यूरेनियम है तो उसके विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप बता सकते हैं कि 1 kg जो मेरा यूरेनियम है उससे 8.19 गुणा 10⁻13 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये ऊर्जा कितनी है कि जो मेरा नाभिकीय विखंडन होता है उससे लगभग कितनी है? 4 गुना ऊर्जा है। कि जो नाभिकीय विखंडन में मेरे पास ऊर्जा प्राप्त हो रही थी उसके ये लगभग 4 गुना है। यानी कि जो नाभिकीय संलयन है वो नाभिकीय विखंडन। तो देखिए सूर्य और तारों पर जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है किस प्रकार संपन्न होती है कि जो हमारा सूर्य है वो लगभग 4.5 गुणा 10⁸ वर्षों से, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि लगभग जो सूर्य है वो 4.5 गुणा 10⁸ वर्षों से लगातार 3.9 गुणा 10⁻26 वाट की दर से ऊर्जा का क्या कर रहा है? विकिरण कर रहा है। और देखिए जो सूर्य है इसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान होता है 2.0 गुणा 10⁻13 kg। अभी लगातार ऊर्जा का विकिरण कर रहा है तो इसके
अनुसार इसे कुछ सालों के बाद में क्या होना चाहिए, ठंडा हो जाना चाहिए, इसका उत्सर्जन बंद हो जाना चाहिए और सूर्य की जो क्रोड है इसके भीतर दाब की कमी होगी और इसे ठंडा पड़ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और ये लगातार क्या कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। तो देखिए जो सूर्य है उस पर ऊर्जा का स्रोत क्या है देखते हैं। तो देखिए जो सूर्य की क्रोड होती है इसके द्रव्यमान अनुपात के हिसाब से इसमें 64% तो हीलियम होती है, 35% हाइड्रोजन होती है और 1% अन्य तत्व होते हैं। जो सूर्य का आंतरिक भाग है उसका ताप होता है लगभग 1.5 गुना 10⁷ केल्विन या फिर 15 लाख केल्विन। अब देखिए इतने अधिक ताप के कारण जो सूर्य में उपस्थित जो सभी तत्व होते हैं इनके परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन अलग हो गया यानी कि ये कैसी अवस्था में है, आयन अवस्था में। यानी कि जो इतना अधिक टेम्परेचर है इसमें जो आयन है ये कैसी अवस्था में होंगे, प्लाज्मा अवस्था में। यानी कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये कैसी अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में। अब देखिए वह अवस्था, प्लाज्मा अवस्था क्या होती है कि वह अवस्था जिसमें पदार्थ के धनायन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में हो वो क्या कहलाती है, हमारी प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। तो देखिए जैसे जैसे सूर्य ठंडा होगा इसके भीतर क्या होगी, दाब में कमी होगी और इस दाब में कमी के कारण ये गुरुत्वीय बलों के प्रभाव में क्या होगा, सिकुड़ेगा और जिसके कारण जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें क्या आएगी, कमी आएगी और इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी। तो इसको समझाने के लिए जो वैज्ञानिक बेथे था उसने संलयन अभिक्रियाएं दी इसके लिए कि हाइड्रोजन और नाभिक किस प्रकार से संलयित होते हैं और इसमें ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो देखिए मेरे पास है प्रोटॉन और प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन और प्रोटॉन की रिएक्शन होगी तो मेरे पास किसका निर्माण होगा, ड्यूटेरियम का निर्माण होगा, 1s0 न्यूट्रिनो और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पहली रिएक्शन होती है। और देखिए अब ये जो 1s0 है ये -1s0 के साथ रिएक्शन करेगा और ये दो जो गामा है मेरे पास ये होंगे और ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होगी। अब देखिए वापस जो मेरा 1s2 है उसकी रिएक्शन होगी 1h1 से, फिर मेरे पास निर्माण होगा 2he3 का प्लस गामा और 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होगी। अब देखो लास्ट रिएक्शन होती है 2he3 प्लस 2he3 और इससे निर्माण होगा 2he4 का। तो देखिए ये रहा मेरा 2he4, 1h1 और 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। अब देखिए इनको संयुक्त रूप से मैं लिख सकता हूँ। तो इनको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन होती है इसमें मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट रिएक्शन को 2 से गुणा कर दिया, ऐसे जो सेकंड रिएक्शन है उसको 2 से गुणा कर दिया, थर्ड इक्वेशन को 2 से गुणा कर दिया और जो मेरी फोर्थ इक्वेशन है उसको मैंने 3 से गुणा कर दिया। और यो करके फिर हम इनको चारों रिएक्शन को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाता है 4 1h1 और जो कट जाता है उसे हम काट देते हैं तो 2 e0 और 2he4 का निर्माण होता है, यानी कि हीलियम के 2 अणुओं का निर्माण होता है। जो यदि हमारे पास 4 1h1 हैं तो उनसे हमारे पास केवल 2 हीलियम के नाभिकों का निर्माण होता है, 2 न्यूट्रिनो, 6 गामा
और जो ऊर्जा मुक्त होती है कितनी होती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये मैंने जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन है इसमें मैंने 2 की मल्टीपल क्यों की है, क्योंकि जो 2 इक्वेशन होती हैं इनके मेरे पास 2 चरण होते हैं और जो मेरी फोर्थ इक्वेशन होती है इसका क्या होता है, एक ही चरण होता है। तो मैंने संतुलित करने के लिए इन इक्वेशन में गुणा किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलके एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और जो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है वो क्या करते हैं, ये मुक्त करते हैं। अब देखिए आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास एक तो गामा किरण है और फोटोन है। देख पा रहे होंगे कि जो रिएक्शन में मेरे पास एक तो आ रही है गामा और जो फोटोन है, तो इनके द्रव्यमानों को यानी कि जो न्यूट्रिनो और गामा किरण है इनके द्रव्यमानों को हम नगण्य मानते हैं। यानी कि जब हम क्यू की गणना करते हैं तो ये 26.7 आई है तो इसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इनके द्रव्यमानों को हम क्या मानते हैं, नेगलेक्ट मानते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, ये तो रिएक्शन रही, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि देखिए मैकेनिज़्म इसकी क्या है कि जैसे जैसे सूर्य पर हाइड्रोजन की कमी होगी तो इसका क्रोड क्या होगा, ठंडा होगा तो गुरुत्व के कारण क्या करेगा, ये सिकुड़ने लगेगा और जैसे सिकुड़ेगा तो फिर इसका ताप बढ़ जाएगा। और ताप कितना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 10 की पावर 8 केल्विन तक। अब इतना अधिक ताप होगा तो जो इसके अंदर परमाणु होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा और संलयन क्रिया इसमें प्रारंभ हो जाएगी। और अब जो हीलियम है मेरा वो किस में बदलेगा, कार्बन में। तो जो ये संलयन होता है इससे बड़ी द्रव्यमान संख्या के क्या बनते हैं, तत्व बनते हैं। तो इस प्रकार सूर्य पर हाइड्रोजन की कमी होगी तो सूर्य ठंडा होगा हर बार और सूर्य गुरुत्व के कारण संकुचित होगा और सूर्य के क्रोड का ताप बढ़ जाएगा और फिर जो सूर्य है वापस इसका बाहरी आवरण फैलने लगेगा और सूर्य एक लाल दानों में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए जो वर्तमान कैलकुलेशन है उसके हिसाब से कि जो हमारा सूर्य है वो 5 × 10⁹ वर्षों तक ऊर्जा क्या कर सकता है, ये विकिरित कर सकता है। यानी कि इस पे 5 × 10⁹ वर्ष तक क्या हो सकता है, नाभिकीय संलयन होगा। उसके बाद जो इसकी क्रोड है उसमें मेन रूप से हीलियम ही बच जाएगी। और इससे क्या होगा कि अब देखो हर बार जब गुरुत्व के कारण इसकी क्रोड संकुचित होगी, यानी कि जैसे इसका क्रोड सिकुड़ेगा, अब केवल इसमें क्या हीलियम है तो इसका ताप बढ़ेगा और ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ने से उसका जो बाहरी आवरण है वो बहुत ज़्यादा प्रसार करेगा और ये सूर्य है जो एक लाल दानव बन जाएगा। यानी कि इसका टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन अभी बहुत टाइम है, यानी 5 × 10⁹ वर्ष बहुत टाइम है। तो ये देखो हमने देखा सूर्य तारों पर नाभिकीय संलयन। तो ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।